मैथ्यू आर्नल्ड संतुलित और परिपक्व आलोचक थे। इन्होंने जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन की परंपरा को आगे बढ़ाया। मैथ्यू आर्नल्ड के परिवार का संबंध एकेडमिक एजुकेशन वर्ल्ड से था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने अपनी आलोचना को सिद्धांतबद्ध तथा व्यवस्थित रूप प्रदान किया। मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि कविता जीवन की आलोचना है, जिसका मतलब है कि यह जीवन विचारों का गंभीर अनुप्रयोग है। उनके मुताबिक कविता का मकसद सत्य तक पहुंचना है, न कि मनोरंजन या अलंकरण करना। मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक कविता में ढोंग की कोई जगह नहीं है। वे मानते थे कि जीवन की आलोचना में ही मानव जाति की आत्मा को सांत्वना मिलेगी। मैथ्यू आर्नल्ड एक प्रमुख विक्टोरियन अंग्रेज कवि और साहित्यिक आलोचक थे। उनके विचारों और कार्यों की विद्वानों ने प्रशंसा और आलोचना दोनों की है। मैथ्यू आर्नल्ड ने साहित्य के द्वारा किस प्रकार बेहतर जीवन का निर्माण किया जा सकता है, उसका विचार किया। इस बात को प्रमाणित करने के लिए उनके समग्र साहित्य के विभिन्न बिंदुओं को देखना परखना पड़ेगा। यहाँ इस व्याख्यान में मैथ्यू आर्नल्ड के जीवन, कवन, साहित्य, आलोचना, निबंध, उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों को विभिन्न मुद्दों में विभाजित कर देखने परखने का यत्न किया गया है और इस बात को प्रतिपादित करने की कोशिश की गई है कि कविता अर्थात साहित्य जीवन की आलोचना है। तो देखते हैं सबसे पहले मैथ्यू आर्नल्ड के जीवन का परिचय और उनकी कृतियां। मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म इंग्लैंड के शहर लेलेहम में 24 दिसंबर सन 1822 में तथा मृत्यु सन 1888 लिवरपूल में हुई। मैथ्यू आर्नल्ड रग्बी स्कूल के हेडमास्टर तथा विख्यात इतिहासविद डॉक्टर टॉमस आर्नल्ड के पुत्र थे। इनकी शिक्षा दीक्षा लेलेहम, एबी तथा विलियम कॉलेज ऑक्सफोर्ड में संपन्न हुई। सन 1844 में स्नातक पदवी प्राप्त करने के बाद आपने कुछ समय रग्बी में पढ़ाया। इसके बाद लैंसडाउन के मार्हिव्स के निजी सचिव भी रहे। विशेष पुरस्कार से सम्मानित आप सन 1845 में फेलो भी चुने गए। इतना ही नहीं, निरंतर कार्यरत रहते हुए आपने कुछ समय तक लॉर्ड लैंसडाउन के प्राइवेट सेक्रेटरी का कार्यभार भी संभाला। सन 1857 में आपकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री के सम्मानित पद के लिए हुई। आप इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी रहे। मैथ्यू आर्नल्ड के साहित्यिक जीवन का आरंभ काव्य रचना से हुआ। सन 1849 में आपका पहला काव्य संग्रह प्रकाश में आया। इससे पूर्व सन 1840 और सन 1843 में काव्य कृतियों के लिए आपको पुरस्कार भी मिले। सन 1853 में प्रकाशित कविता संग्रह पोएम्स बाय मैथ्यू आर्नल्ड में संकलित द डॉबर बीच, द स्कॉलर जिप्सी और सोहराब एंड रुस्तम जैसी प्रसिद्ध कविताएं एक सीमा तक आर्नल्ड के काव्य सिद्धांतों का मानक रूप प्रस्तुत करती है। कविताओं के अतिरिक्त मैथ्यू आर्नल्ड ने गद्य लेखन भी किया। सन 1865 में आपके आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह एसेज इन क्रिटिसिज्म प्रकाश में आया। इसी के साथ
इनकी कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं और भी है, जैसे कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, एसेज इन क्रिटिसिज्म सीरीज, जो 1888 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई। मैथ्यू आर्नल्ड ने लगभग 40 वर्षों तक साहित्य सेवा की। मैथ्यू आर्नल्ड सन 1883 में सेवानिवृत्त हुए। पाश्चात्य साहित्य में आलोचना को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने वाले शिष्ट, सुसंस्कृत, व्यावहारिक, मृदुभाषी विद्वान मैथ्यू आर्नल्ड साहित्यिक आलोचना में महत्वपूर्ण रहेंगे तथा आलोचक वर्ग के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वे कवि, आलोचक और संस्कृति चिंतक का समन्वित व्यक्तित्व लिए हुए थे। कहना कठिन है कि मैथ्यू आर्नल्ड मूलतः क्या है, एक कवि, एक आलोचक या एक संस्कृति चिंतक। वस्तुतः वे इन तीनों का समन्वित रूप है। यही कारण है कि उनकी आलोचना रचनात्मक है और जीवन एवं संस्कृति के व्यापक परिदृश्य को आधार बनाकर खुलती है। यह उनकी आलोचना की गहराई एवं व्यापकता प्रदान करने की वजह है। एक कवि के रूप में मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरिया काल के दो बड़े कवियों टेनिसन और ब्राउनिंग के समक्ष खड़े प्रतीत होते हैं। उनकी डॉबरविच जैसी कविताएं अंग्रेजी साहित्य में अमूल्य मानी जाती है। कविता को वे जीवन की आलोचना के रूप में देखते हैं। उनकी यह धारणा है कि काव्य, जीवन एवं आलोचना इन तीनों चीजों को एक साथ ग्रहण करके का आग्रह करती है। अगर हमें उनकी आलोचना को समझना हो तो उनकी कविता और जीवन दृष्टि को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उनके आलोचना कर्म का अंतर विकास सतत होता रहा है। मैथ्यू आर्नल्ड अपने शुरुआती दौर में मुख्यतः कवि रूप में हमारे सामने आते हैं। आलोचना और चिंतन इस कवि व्यक्तित्व का सहयोग करते हैं। सन 1857 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई। दूसरे चरण में मैथ्यू आर्नल्ड का आलोचक व्यक्तित्व अधिक प्रकट हुआ है। तत्पश्चात तीसरे चरण में वे एक संस्कृति चिंतक के तौर पर अधिक समर्थ प्रतीत होते हैं। वे कविता को धर्म, संस्कृति तथा दर्शन का रचनात्मक विकल्प है ऐसा मानते हैं। यदि इस धारणा को थोड़ी गहराई से देखने समझने का प्रयास करें तो देखेंगे कि मैथ्यू आर्नल्ड का कविता से अभिप्राय है रचनाशीलता। उन्हें लग रहा था कि धर्म और संस्कृति परंपरा की रूढ़ियां मनुष्य के वैज्ञानिक बोध व विवेक के रास्ते में अड़चनें पैदा कर रही है। इन रूढ़ियों से समाज की मुक्ति कैसे संभव है, इस पर विचार करते हुए वे कविता की रचनाशीलता की संभावनाओं को पहचानने की ओर आए। उन्हें लगा कि काव्य मनुष्य को इतना संवेदनशील और रचनात्मक बना सकता है कि वह इसे धर्म और संस्कृति के विकल्प की तरह उपलब्ध कर सकेगा। जब तक यह रचनाशीलता मनुष्य जीवन एवं समाज का केंद्र नहीं बनेगी, तब तक धर्म, संस्कृति, परंपरा की रूढ़ियों से मुक्ति संभव नहीं है। उनका मानना था कि काव्य की क्लासिक जमीन अधिक संभावनापूर्ण है। धर्म,
संस्कृति का विकल्प होने लायक कौन सा काव्य हो सकता है? इसकी तलाश करते हुए मैथ्यू आर्नल्ड क्लासिक साहित्य की ओर मुड़े। होमर, वर्जिल और मिल्टन जैसे कवियों में उन्हें इस संभावना के चरितार्थ होने के संकेत मिले। इसी वजह से उन्होंने क्लासिक काव्य को पुनः संबोधित करने और खोजने का प्रयास किया। वे काव्य में मिथकीय पात्रों के मानवीय रूप में पुनः सृजन की संभावना पाते थे। इससे उनके संबंध में मौजूद अतिमानवीय या अति प्राकृतिक दैवीयता को रूढ़ी बनने से रोकना मुमकिन हो सकता था। इस कारण मैथ्यू आर्नल्ड के सिद्धांतों का मूल्यांकन करने वाले आलोचकों का मत है कि उनकी साहित्य समीक्षा का आधार प्राचीन ग्रीक, रोमन का शास्त्रीय साहित्य है। वे इस साहित्य के अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर तत्कालीन अंग्रेजी साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए वे अपने काल के जीवन पर लिखे गए साहित्य को पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा साहित्य क्षणिक होता है और थोड़ी देर बाद बदल जाता है। अति परिवर्तनशील दौर में जीवन का परिवर्तन मैथ्यू आर्नल्ड को पसंद नहीं आता। स्थायित्व श्रेष्ठ है और वह प्राचीन साहित्य में मिलता है, ऐसा उनका मानना लगता है। उनका मानना है कि गुरु गंभीर शैली काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी है। रचनाशीलता की गहराई एवं व्यापकता को मापने के लिए मैथ्यू आर्नल्ड ने शैलीगत गुरु गांभीर्य को कसौटी माना। जीवन की आलोचना की उनकी प्रसिद्ध धारणा की परिणति इसमें होती है। हल्के फुल्के अंदाज या कल्पना की बेलगाम उड़ान को उन्होंने अपने से पहले के नवशास्त्रवादी रेस्टोरेशन काल में तथा स्वच्छंदतावादी काल में क्रमशः देखा था। हल्के फुल्के अंदाज में हास्य, पैरोडी, विडंबना, वाक कौशल आदि की प्रवृत्ति को नवशास्त्रवादी गरिमापूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने की बात करते थे। मैथ्यू आर्नल्ड के लिए प्रयोजन की गंभीरता का कोई विकल्प नहीं था। इस कसौटी पर उन्होंने स्वच्छंदतावादियों की अमर्यादित उड़ान को भी कभी पसंद नहीं किया। मैथ्यू आर्नल्ड सबसे पहले कविता के विषय को महत्वपूर्ण मानते हैं। कविता का विषय भव्य होना चाहिए, इसलिए वे ग्रीक अभिव्यक्ति पद्धति को आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनकी शैली भव्य होती है। यह भव्य शैली गरिमामयी रचनाशीलता को व्यक्त करती है। इस शैली में दो तत्व अपने आप आ जाते हैं या इन दोनों तत्वों से गरिमामयी शैली आकार लेती है। एक, काव्य सत्य और दो, अति गंभीरता। मैथ्यू आर्नल्ड ने गुरु गांभीर्य के भी कई रूप बताए हैं, जैसा कि होमर का सरल कोटि का गंभीर्य, मिल्टन का उग्र कोटि का गांभीर्य, दांते का सरल और उग्र का मिश्रण। मैथ्यू आर्नल्ड की दृष्टि में यह गरिमा होमर, सोफोक्लिस, पिंडार जैसे ग्रीक कवियों के साथ साथ इटली के दांते और अंग्रेजी के मिल्टन में भी देखने को मिलती है। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि शेक्सपियर को भी उस स्तर का कवि वे नहीं मानते थे। हालांकि उनके अनुसार शेक्सपियर में कार्य को चुनने का कौशल और उसे रूपाकार देने की शक्ति विद्यमान है। फिर भी
वह मिल्टन की बराबरी नहीं कर सकता। वे गांधीर्य को कविता में व्यंजित होने वाली वस्तु की तरह देखते थे, ताकि उसका स्वरूप धर्म प्रचारकों के नैतिक बोध से मिलता जुलता न प्रतीत होने लगे। गुरु गंभीर शैली के जिन गुणों का या प्रवृत्तियों की और उन्होंने संकेत किया है, वे है संवेदना, मितभाषिता, भव्यता, चारित्रिक दृढ़ता तथा निश्चल शुभ्रता। उनका मानना था कि विज्ञान के अधूरेपन का विकल्प स्वच्छंदतावाद नहीं है। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार विज्ञान के कारण मानव समाज की सभ्यतामूलक प्रगति अभूतपूर्व हुई है। इससे पदार्थवाद का बोलबाला हो गया है और आध्यात्मिक मूल्यों एवं गुणों का ह्रास होता दिखाई देता है। स्वच्छंदतावादी साहित्य ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रकृति में वापसी का नारा दिया था, परंतु वे विज्ञान द्वारा पैदा किए गए अभाव की पूर्ति करने में निम्नलिखित कारणों से असमर्थ रहे। सबसे पहला कारण है नएपन का मोह, जो उन्हें यथार्थ से परे ले जाता है। दूसरा है अत्यधिक संकेत गर्भत्व, जिससे उनके आध्यात्मिक अनुभव अपूर्व बन रह जाते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार एलिजाबेथ युग के कवि नाटककार शेक्सपियर में इतिहास और मिथकों के आख्यान का रचनात्मक इस्तेमाल हो सका है। इसका कारण यह है कि वह स्वच्छंदतावादियों की तुलना में मानव चरित्र के गहन अंतः संसार को अधिक मूर्त व रचनात्मक रूप में सामने लाता है। ठोस रचनात्मक अनुभव तक पहुंचने में उन्हें शेक्सपियर के कथानकों का स्थापत्य भी साहित्य की श्रेष्ठता की एक कसौटी की तरह लगता है। स्थापत्य को उन्होंने अंगों की समग्रता में विलय की व्यवस्था के रूप में देखा है। यह एक काव्यशास्त्रीय धारणा है। कविता जीवन की आलोचना है। मैथ्यू आर्नल्ड की यह सर्वाधिक चर्चित व उद्धृत धारणाओं में से एक है। हालांकि इसका अर्थ अस्पष्ट है, पर इस कारण अनेक विवाद सामने आते रहते हैं। आलोचना अपने आप में एक तरह की बोधमूलक एवं विशेषणमूलक मीमांसा या विचार प्रक्रिया है। दूसरी ओर जीवन एक ऐसी कोटि है जो समग्रता में एवं संश्लिष्टता में देखे जाने की मांग करती है। अनेक चिंतकों को लगता है कि जीवन एक ऐसी धारणा है जो प्रकृति और ईश्वर की तरह भाषा से बाहर की वस्तु है, परंतु मैथ्यू आर्नल्ड के समय इसके दो तरह के अर्थ प्रचलित थे। एक विज्ञान सम्मत विकासवाद प्रेरित आधारभूत अर्थ। दो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूपों में जीवन को सांस्थानिक व मानवीय अर्थों के मिश्रण की तरह देखने वाला अर्थ। मैथ्यू आर्नल्ड जीवन की आलोचना द्वारा किसी सुस्पष्ट धारणा निश्चित हो सकने की असंभावना से परिचित थे। अतः उन्होंने जीवन की आलोचना को जीवन के प्रति वैज्ञानिक, तटस्थ और विवेकपूर्ण विचार मंथन की तरह देखा। चिंतन की जिस प्रक्रिया से उसे जोड़ा, उसे नाम दिया चित्त की मुक्त क्रीड़ा। इससे वे साहित्य की जिस रचनाशीलता का संबंध जोड़ते थे, वह भी उसकी गुरु गंभीर शैली थी।
मैथ्यू आर्नल्ड मानते हैं कि प्रत्येक आलोचक को अपने से अलग एक और महान साहित्य को जानना चाहिए। अंग्रेजी आलोचकों को सिर्फ अंग्रेजी आलोचना तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें श्रेष्ठ प्राचीन साहित्य का तथा अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ तक कि दुनिया में जो सबसे अच्छे विचार है अपने को सीखना चाहिए तथा उन विचारों का प्रचार करना चाहिए। ऐसा होने पर ही साहित्य जीवन की आलोचना हो सकती है। साहित्य को जीवन के बारे में विचारों को शक्तिशाली और सुंदर तरीके से व्यवहार में लाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड के साहित्य की आलोचना और उनकी धारणा सिद्धांत भूमि, लचीलापन और विविधता जैसे तत्वों को एक व्यवस्था में बांधना सहज ही संभव नहीं है। फिर भी कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्य के द्वारा जीवन बेहतर बनाने की बात कही है।